बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की। आई होप अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, और उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश करेंगे अप्रॉक्स 115 मिनट्स में। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज के सेशन में ये सीखेंगे कि उन्हें हम इजिली कैसे सॉल्व करते हैं। तो ले लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर को। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम करते हैं पहले कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स एंड सेकंड पार्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। तो बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स वो टर्म होते हैं जिनमें वेट होता है, या फिर हम कहें जिनमें मास होता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स वो टर्म होते हैं जिनमें वॉल्यूम होता है। तो बच्चों, इन दोनों टर्म को हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स को और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा परसेंटेज, वेट बाय वेट। सेकंड है मोलैलिटी। थर्ड है मोल फ्रैक्शन। और फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, वो भी वेट बाय वेट। ये है हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। मीन जो मास ऑफ सोल्यूट है वो 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट इसमें ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, ग्राम में, इनटू 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड हमारा है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, डायग्राम से समझते हैं। इस कंटेनर में हमने क्या लिया, 1 kg सॉल्वेंट लिया। 1 kg क्या लिया है, सॉल्वेंट। और इसमें डिजॉल्व हम करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, मोलैलिटी की। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट्स यूनिट इज, क्या होगी यूनिट बच्चों, क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, मोल्स डिसॉल्व कर रहे हैं इसमें 1 kg सॉल्वेंट में। तो मोल पर kg की यूनिट बनी, या फिर क्या बनेगी, मोलल। इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो बेटा, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल W से kg। सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोलैलिटी इक्वल टू n की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और इन केस क्वेश्चन में वेट हमारा सॉल्वेंट का ग्राम में गिवन हो, देन मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट in gram
और गिवन मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो मोलैलिटी क्लियर हो गई बेटा। अब थर्ड इसका जो वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में एक कंपाउंड लिया जिसमें दो सब्सटेंस हैं A प्लस B। सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को हमने लिखा A और नंबर ऑफ मोल्स B के लिए हमने लिखा NB। तो ये क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB। मीन्स सब्सटेंस जो हमने लिया है या कंपाउंड जो हमने लिया है उसमें दो सब्सटेंस है। अगर किसी एक सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उस सब्सटेंस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस divided by total number of moles of substances। ओके बेटा, सपोज इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका? ए का। तो x इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। बी का फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, तो एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए। एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो इससे हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं। तो बेटा एन टोटल अगर हमें फाइंड करने हैं तो क्या होगा? एन ए प्लस एन बी। इन केस क्वेश्चन में अगर हमें मोल फ्रैक्शन ए का गिवन है तो उसे हम क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स बी। v का गिवन है तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूले अप्लाई करके हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम एक्सप्लेन करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B into 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B into मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक्स बी यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? सोल्यूट का। और एम ए क्या है? मॉलिकुलर मास है इसका? सॉल्वेंट का। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन गिवन हो और उसकी मोलैलिटी फाइंड करनी हो तो उसे हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो बच्चों मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का जो रिलेशनशिप होता है तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है 100 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये रिलेशनशिप होती है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बिटवीन। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर किसी भी क्वेश्चन में मोलैलिटी गिवन हो तो हम मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वेट। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट in the 10⁶ cc of the solution। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
parts per million equal to weight of the solute, weight of solute in gram upon weight of solution, weight of solution, वो भी किसमें, ग्राम में, इंटू 10⁶। ये हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। तो बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पहले देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और थर्ड टर्म मोलैरिटी। फोर्थ टर्म नॉर्मेलिटी। फिफ्थ टर्म कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। सिक्स्थ टर्म फॉर्मेलिटी। ये टर्म जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। अभी हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म बेटा क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था। दैट मीन्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन्स हुआ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड हमारा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इसमें होगा बेटा ml में, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी होगा ml में इंटू 100। इस तरह से हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है मोलैरिटी। तो थर्ड टर्म क्या है बेटा, मोलैरिटी है। मोलैरिटी इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। क्या होती है मोलैरिटी, फिगर से समझते हैं। एक हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, 1 लीटर, और इसमें हमने डिसॉल्व किए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो डेफिनेशन क्या बनी बेटा इसकी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट इसकी होगी, डिसॉल्व क्या कर रहे हैं हम, मोल, इसमें 1 लीटर सोल्यूशन में, और इसको हम मोलर भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका ड्राइव करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी कितना, लीटर में। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और वॉल्यूम को हम v से। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गई, n अपॉन v हो गई। सिंस n अपॉन v इक्वल टू क्या होता है, सॉरी n इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो n की इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इन केस क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में गिवन हो तो ये फॉर्मूला होगा गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। सो ये थी मोलैरिटी। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट टर्म है हमारा नॉर्मेलिटी। फोर्थ टर्म क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी वो समझते हैं। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इससे भी हम एक डायग्राम से देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर फिर हमने क्या लिया, 1 लीटर सोल्यूशन लिया। इसमें क्या डिसॉल्व करने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
सोल्यूट। डिसॉल्व क्या किया बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया। डेफिनेशन बनेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, क्या डिसॉल्व किया हमने, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, या फिर हम इसे नॉर्मल भी कहते हैं नॉर्मल। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अभी किसमें, लीटर में। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इक्विवेलेंट मास जो फाइंड करते हैं वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज एसिडिटी और बेसिसिटी। तो बेटा क्या होगा कि n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट थे, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास हमारा क्या हो गया W, इक्विवेलेंट मास हमारा E इंटू वैल्यूम इन लीटर। ओके बेटा, अभी E की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास अपॉन इन फैक्टर, तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वैल्यूम इन लीटर, और ये क्या होगा, एन फैक्टर ऊपर की साइड में आ जाएगा। इन केस क्वेश्चन में वॉल्यूम की ml में गिवन हो, देन फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये था हमारा बेटा नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। इससे हम डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू the number of grams of solute present in 1 liter solution, in 1 liter solution। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, S क्या लिया हमने, ग्राम ऑफ सोल्यूट, W 1 लीटर सोल्यूशन में, B इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेलिटी इट इज डिनोटेड बाय F। ये क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है बेटा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फॉर्मूला masses present in 1 liter the solution। ये फॉर्मेलिटी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट वो ग्राम में अपॉन फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गई बेटा फॉर्मेलिटी। इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था गिवन मास इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो दोनों को कंपेयर करें तो चेक करने पे ये दिख रहा है कि मोलरिटी में गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी में भी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम है, तो ये तो हो गया कॉमन। तो रिलेशन क्या आएगी बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होगा जिससे हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं अदर जिनसे भी हम मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, सपोज क्वेश्चन अगर हमें गिवन है जिसमें सोल्यूट की वैल्यू परसेंटेज बाई वेट में गिवन है, तो वहां पर मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा मोलरिटी इक्वल टू परसेंट बाई वेट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास।
ऐसे ही नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के लिए परसेंटेज बाय वेट इनटू डी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है? होती है m1v1 इक्वल टू m2v2, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1v1 इक्वल टू n2v2। न्यूमेरिकल्स, तो ये थे बेटा कुछ फॉर्मूले जिनको हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन फाइंड करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? मीन्स यहाँ पर कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो गिवन हो, फिर भी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी। तो बेटा मोलैरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स मोलैरिटी कैलकुलेट की जाती है किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में, या फिर हम कहें 1000 ml में। और हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब 1000 में कैलकुलेट की जाती है तो प्योर वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है ना। और मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का? 18, ठीक है। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? और कैलकुलेट हम कितने में करते हैं? 1 लीटर में, तो 1। तो ये हो गया 1000 अपॉन 18। इसे डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90, 10 रिमेनिंग बचा, फिर 18 5 जा 90, फिर 0.56। ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये मोलैरिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मोल फ्रैक्शन गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो भी इन सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का ही मोल फ्रैक्शन गिवन है। किसमें गिवन है? सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में। तो सोल्यूट हमारा क्या हुआ? H2SO4, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.15। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन? मींस हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसे हमने XB लिया, कितना? 0.15 गिवन है, ठीक है। 0.15 गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करनी है? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अभी हमने कहा था कि जब मोल फ्रैक्शन गिवन हो और मोलैलिटी कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी Ma। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन जब बनेगा तो इसमें क्या मिक्स होगा? वाटर। तो वाटर का यहाँ मोलर मास हम यूज कर लेंगे, किसका? वाटर का। कितना होगा? 18, ठीक है। वैल्यू इसमें फिल करते हैं। XB की वैल्यू कितनी है? 0.15 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.15 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, ठीक है बेटा। 1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये कितना रिमेनिंग रहेगा? 0.15 इंटू 1000 अपॉन 0.85 इंटू 18। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 से कर लें। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यहाँ कितना आया? 1000 अपॉन 17 इंटू 6, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 1000 डिवाइडेड बाई 102, और 102 है, यहाँ 1000 है, 10 टाइम जाएगा नहीं, इसलिए अप्रॉक्स 9.8 ये आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कैलकुलेट द मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, डाटा लिखते हैं। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें किसका? एथेनोइक एसिड का कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दो चीजें हमें कैलकुलेट, एक तो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और क्या करना है? एथेनोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। किसमें? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो स्मॉल w यानी जो सोल्यूट का वेट है वो कितना है? 2.5 ग्राम, है ना। सोल्यूट क्या है? एथेनोइक एसिड। और जो कैपिटल W है वो कितना हो जाएगा? 75 ग्राम, किसका? बेंजीन का। तो बेटा यहाँ वेट गिवन है,
हमें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोलैलिटी तो हम नॉर्मली फाइंड कर लेंगे, तो पहले हम क्या करें, मोलैलिटी ही फाइंड करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। गिवन मास कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2.5 है, इनटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, अपॉन मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा, m एसिटिक एसिड का 60 होता है, ठीक है ना। ये किसका है, एसिटिक एसिड का, CH3COOH का। तो 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 75, ठीक है बेटा। पॉइंट किया, 0 इंक्रीज कर लिया, ठीक है। कैंसिल करें इसको, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 5 जा, ये 3 जा है ना, 25 3 जा होगा, 5 जा तो ज्यादा हो जाएगा 75, और ये 0 30 हो गया। अभी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच्चा रिमेनिंग 6 3 18, यानी 10 अपॉन 18 हमारे पास बचा। तो 10 अपॉन 18 की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी, है ना। तो यहाँ पर 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, और 18 5 जा 90, फिर 18 5 जा 90, ठीक। अप्रॉक्स कितनी आएगी 0.55। तो ये तो मोलैलिटी आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, जिसमें हमें सोल्यूट का वेट भी गिवन है और सॉल्वेंट का भी वेट गिवन है ना। सोल्यूट का कितना है 2.5 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना 75 ग्राम है। तो सोल्यूट का मोलर मास कितना हो गया 60, और सॉल्वेंट हमारा क्या है बेंजीन है। तो बेंजीन का जो मोलर मास होगा, मोलर मास किसका, बेंजीन का, वो कितना होता है 78 होता है। तो दोनों के मोलर मास मिल गए तो हम इजिली मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोल्स निकालें, एन एथेनोइक एसिड है ना, इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है एथेनोइक का 2.5 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है 60, ठीक है। पॉइंट रिमूव किया, 0 इंक्रीज किया, ठीक है। अब इसे कैंसिल करें तो कितने 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0, तो ये हो गया 5 अपॉन 120। अभी और कैंसिल हो सकता है 5 अपॉन 120, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, 1/24, और 1/24 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.041। ये हमने मोल कैलकुलेट कर लिए किसके, सोल्यूट के। अभी हम मोल्स किसके कैलकुलेट करेंगे, बेंजीन के, C6H6। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वेट कितना है गिवन मास का 75 ग्राम, मोलर मास कितना है 78 ग्राम। ये वैल्यू तो कुछ ज्यादा ही टिपिकल हो गई, जो कट नहीं होगी, ठीक है ना। 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, और ये 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18, ये हो गया 25/26। ये वैल्यू भी वैसी ही आ गई। तो इसको हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.961, ठीक है। ये बेटे आ गए मोल्स किसके, एथेनोइक एसिड के और बेंजीन के। अब हमें क्या निकालने हैं, टोटल मोल्स। तो एन टोटल इक्वल टू क्या होगा 0.041 प्लस 0.961 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 112 6 4 10, है ना, यानी वैल्यू आ जाएगी 1.002, 1.002। ये टोटल मोल्स है। अब हम इजिली यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, एथेनोइक एसिड का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड है ना, इसका एथेनोइक एसिड का इक्वल टू क्या होगा NCH3COOH अपॉन N टोटल। तो NCH3COH कितना है 0.041, और N टोटल कितना है 1.002, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 41/1002, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 0.040, ये अप्रॉक्स आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 13% H2SO4 by mass and its density is 1.02 gram per ml.
कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सैंपल। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक सैंपल गिवन है जिसमें 13% H2SO4 बाई मास है। तो बेटा परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, 100 में, ठीक है ना। तो सपोज मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, सपोज मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ, 100 ग्राम, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 13%, यानी यहां पर जो मास ऑफ सोल्यूट है ना, तो सोल्यूट का वेट कितना गिवन है, सोल्यूट का जो वेट है वो यहां पर है 13%, दैट मीन्स 13 ग्राम। ओके बेटा, कितना गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अगर हम सॉल्यूशन के वेट से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो माइनस 13 इक्वल टू 87 ग्राम, ठीक है। सोल्यूशन हमने सपोज किया था कितना, 100 ग्राम है, और सोल्यूट 13% था तो 13 ग्राम हो गया। अब हमने क्या किया कि सोल्यूशन के वेट से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 87 ग्राम। और यहां पर डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा, 1.02 ग्राम पर ml। ये डाटा हमें गिवन है। तो इस डाटे की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूट का वेट भी है, सॉल्वेंट का वेट भी है, तो मोलैलिटी तो हम पहले इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मोलर मास जो H2SO4 का होगा वो 98 होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वैल्यू क्या है, स्मॉल w की 13 है, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना हो गया 98 इनटू क्या हुआ 87, है ना। सारी वैल्यू ऐसी हैं जो इजिली डिवाइड ना हो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 13 को 1000 से करते हैं तो ये हो गया 13,000, और ये 98 इंटू 87 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 2 और 5 और 8, आप चेक करना, ठीक है। 8526 आएगा। अब 8526 8000 है और ऊपर 13000 है, तो 1 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 1, फिर पॉइंट और फिर 52 अप्रॉक्स, ये इसकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है अप्लाई कर दो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या गिवन है हमें, डेंसिटी गिवन है, कितनी है 1.02 है, इक्वल टू निकालना क्या है वॉल्यूम, मास कितना सोल्यूशन का है 100 ग्राम, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन v। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा 100 बाई 1.02, ये 9 टाइम जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 98.03 ml। ये बेटा हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें। तो सोल्यूट का मास कितना है 13 है, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना होगा H2SO4 का 98 इनटू वॉल्यूम कितना फाइंड किया है 98.03। ये वैल्यू भी इजिली कटने वाली नहीं है। सो हमने क्या किया, 13 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया और 98 को 98.03 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 4 3 3 6 9 और यहां पे पॉइंट, ये वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। आप लोग भी अपनी नोटबुक ले लो, पेन ले लो और मेरे साथ साथ बैठो और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 13,000 है और नीचे क्या है 9633.04 है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट रिमूव किया और यहां पर एक 0 इंक्रीज कर लिया। अब जब इसको सॉल्व करें तो ये कितना है 1,30,000 और ये कितना है 96,334, मीन्स 1 टाइम चला जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 1.35। ये हमने मोलैरिटी फाइंड कर ली, ठीक है बेटा। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी
दोनों को ही हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब क्या होगा, अब हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन ml। बट यहाँ वैल्यू ऐसी हैं जो कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम शॉर्टेज की तरफ चलते हैं। एक रिलेशन हमने पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता था, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो यहाँ H2SO4 है, डाईवैलेंट है, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, और मोलैरिटी हमारी कितनी आई है, 1.35। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 2.7, और ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ क्या था बेटा, हेनरी ने स्टडी की वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे स्टडी की, है ना। और इन्होंने ये बताया कि क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कैसे, सबसे पहले इनके लॉ को हम डिफाइन करते हैं, है ना, कि हेनरी था द पार्शियल प्रेशर applied by any gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी भी गैस का, कहां पे, लिक्विड के सरफेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो प्रेशर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, मोल फ्रैक्शन के। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहां पर हम अप्लाई करें हेनरी कांस्टेंट, अप्लाई करें हेनरी कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना, वेयर KH इक्वल टू क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लॉ समझ में आया। अच्छा, तो इन्होंने देखा बेटा कि प्रेशर की क्या कंडीशन होती है सोल्युबिलिटी पे। तो हेनरी कांस्टेंट जब भी इंक्रीज होता है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट के। क्लियर हुआ। अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, क्या एप्लीकेशन थे इनके, इन्होंने ये कहा, फर्स्ट एप्लीकेशन जो था ये कहा कि सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है CO2 की इन सोडा वाटर, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन जो है इनका वो स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, मतलब समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना, तो नाइट्रोजन जो होती है वो रिप्लोड हो जाती है बाय हीलियम इन ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है ना। इसलिए सेकंड एप्लीकेशन इनका जो हुआ वो क्या हुआ, स्कूबा डाइवर्स। क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो रिप्लोड हो जाती है बाय हीलियम इन ऑक्सीजन सिलेंडर। ये सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन इन्होंने कहा कि एनॉक्सिया भी होती है ना, क्या हो जाती है, एनॉक्सिया हो जाती है। कब, जब ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो जाती है,
एनॉक्सिया हो जाती है। ये 3 एप्लीकेशन थे हेनरी लॉ के। अब इनका जो लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो क्या थी बच्चों? तो लिमिटेशन में फर्स्ट ये लिमिटेशन थी कि प्रेशर जो होगा अप्लाइड वो होगा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो होगा वो नॉट हाई होना चाहिए। ये फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन जो थी कि जो टेम्परेचर होगा इज नॉट वेरी लो, बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस इन नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस जो होनी चाहिए वो हाईली सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, नॉट हाईली सोल्यूबल। और फोर्थ जो था, गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली, गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली। ये इनके लॉ की लिमिटेशंस थी। अब हम करेंगे बच्चों हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि टोटल प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है टोटल प्रेशर? 1 एटीएम, है ना। तो डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं साथ में। तो पी टोटल जो है बेटा वो हमारा कितना है? 1 एटीएम है। एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8 एटीएम। N2 का जो मोल फ्रैक्शन गिवन है वो कितना है बेटा? 0.78 एटीएम है। एंड KH हेनरी कांस्टेंट जो N2 के लिए है वो कितना है बच्चों? वो है 8.42 इंटू 10 द पावर -7। ये हेनरी कांस्टेंट गिवन है N2 गैस के लिए। कैलकुलेट करने को कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2 हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? फिर से पढ़ते हैं कि टोटल प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। Mole fraction of N2 in air is 0.78 atm and Henry constant for N2 equal to 8.42 into 10 the power -7 mmHg. What is the concentration of N2 in a glass of water at 25 degree Celsius? यानी कि हमें टोटल प्रेशर दिया है 1 atm, मोल फ्रैक्शन N2 का दिया है 0.7 atm और हेनरी कांस्टेंट N2 के लिए गिवन है 8.42 into 10 the power -7। तो फिर हम प्रेशर ऑफ N2 पहले कैलकुलेट कर लें, है ना। तो प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना है बच्चों? 0.78 है, इंटू टोटल प्रेशर कितना है? 1 एटीएम है। तो वैल्यू कितनी आई? 0.78, है ना। ये किसमें आई? एटीएम में। अब इसको हम क्या करें, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट जो है N2 का वो mmHg में गिवन है, कितना? 8.42 इंटू 10 द पावर -7। इसलिए हम जो ये प्रेशर आया है N2 का उसको mmHg में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.78 इंटू कितना होता है स्टैंडर्ड प्रेशर? 760 mmHg। अब मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आएगी 592.8 mmHg। यहां से बेटा हमने क्या किया? प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ N2, है ना। तो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ N2। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8.42 इंटू 10 द पावर -7 और प्रेशर ऑफ N2 कितना कैलकुलेट किया है? 592.8 mmHg। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करो बेटा, वैल्यू कितनी आएगी? 673.1994 इंटू 10 द पावर -7। अब क्या करो? इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 4.99 इंटू 10 द पावर -4 मोलर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? द वेपर प्रेशर ऑफ a component
in a solution is directly proportional to its mole fraction। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब राउल्ट्स लॉ के बच्चों दो केस हैं। एक केस ये है कि जब सॉल्यूशन कंटेनिंग हो टू वोलेटाइल लिक्विड्स, और सेकंड केस है जब सॉल्यूशन कंटेनिंग हो लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट क्या था बेटा हमारा? सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। तो केस फर्स्ट, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं। कैसे? लेट टू लिक्विड्स हमने लिए, कौन से? एक हमने ए लिया और दूसरा हमने क्या लिया? बी, जिसमें से एक सोल्यूट है और एक क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, सो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स ए के, एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स बी के। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इट्स मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, वेर पी ए एंड पी बी जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। क्या है बच्चों? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। इतना हमने कर लिया। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, और उससे पहले हम क्या करें? पहले पार्शियल प्रेशर दोनों के फाइंड किए हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर लें। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, पी ए प्लस पी बी को, तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। किसका? सोल्यूशन का, टू वोलेटाइल लिक्विड्स के। अच्छा, पी टोटल जो होता है उसे हम पीएस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीएस। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन का है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो पी एस इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया। सिंस बच्चों मोल फ्रैक्शन में क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू किसके होता है? 1 के होता है ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो एक्स बी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। ठीक है, अब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह वैल्यू कौन सी पुट करें? 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करते हैं, क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है, फिर पी नॉट ए एक्स ए, इसको सॉल्व करें, माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब यहां से क्या होगा? इसको कॉमन ले लेंगे पी नॉट बी को, तो पी एस इक्वल टू क्या बनेगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो पी एस इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला है जब सॉल्यूशन ऐसा हो जो दोनों ही लिक्विड से बना हो, वो भी कैसे? वोलेटाइल लिक्विड्स, ए एंड बी से। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, और एक फॉर्मूला हमारा ये भी है जो क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। 2 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला हमारा ये भी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, और एक फॉर्मूला हमारा ये है, ये भी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। ये 4 फॉर्मूले हैं जो यहाँ क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं। अब बच्चों हमारा है केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड जो था वो क्या था? सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल
सोल्यूट। इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता था, या पी एस इक्वल टू क्या होता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता था। ठीक, ये किसके लिए है, ये वोलेटाइल लिक्विड के लिए हो गया और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ये किसके लिए हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये क्या होता है, ये वेपराइज नहीं होता, इसलिए यहां पर पीबी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज क्यों, डू नॉट फॉर्म वेपर प्रेशर। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये बचा। सिंस एक्स ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी के। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, वेर एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन वो भी किसका, सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमने फॉर्मूला उस केस में ड्राइव किया है जिस केस में हमारे पास लिक्विड भी था और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी था। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें हमने ड्राइव कर ली। अब हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है ना, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां हेडिंग लगाओ बच्चों, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। ठीक है, तो बेटा अभी जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इंटू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो सिंस मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, तो एन अपॉन एन प्लस एन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स बी का क्या है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन की, डाइल्यूट सोल्यूशन, उस केस में कैपिटल एन इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल एन, इसलिए ये फॉर्मूला जो होता है वो एक्स बी इक्वल टू हो जाता है एन अपॉन एन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे किसमें रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन अपॉन एन। सिंस सभी ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो स्मॉल एन के लिए ये हो गया और कैपिटल एन के लिए क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया, और ये मोलर मास। ये जो कैपिटल वाला है ये सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं और ये वाला जो है ये सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया। अब हम इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दें, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, और यहां पर कैपिटल डब्ल्यू इनटू ऊपर की साइड में एम चला जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमें मिला, इस फॉर्मूले से हम क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फॉर्म करते हैं। इस तरह से हमने डिटर्मिनेशन कर लिया किसका, मॉलिक्यूलर मास का फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटा एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी याद रखना है। ठीक है ना, जिस तरह से हमारा राउल्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम प्लस जेई मेंस नीट्स सभी में राउल्ट्स लॉ पूछा जाता है, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, उसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये तो राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम एक यहाँ पे नोट लगाते हैं, क्या लगाएंगे, नोट, वो भी हमें जानना जरूरी है। नोट क्या है, लगाओ मेरे साथ नोट, कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सोल्यूशन, लिक्विड और सोल्यूशन क्या होगा,
इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो होती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और दिया होता है उसमें से एक ये भी गिवन होता है, तो वहां पर हम सीधा सा टिक करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो हमसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही पूछता है। अब बच्चों हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ जो है उसमें हमने अभी ये पढ़ा कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 लिक्विड हैं, 2 लिक्विड्स हम यूज कर रहे थे, वो मिसिबल होने चाहिए। ठीक है ना, तो राउल्ट्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए? मिसिबल लिक्विड के लिए जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करे, है ना। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ का सेकंड जो लिमिट है वो है सोल्यूशन शुड बी आइडियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सोल्यूशन जो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन की है वो है कि ये राउल्ट्स लॉ कब अप्लाई नहीं होता है? तो जब सोल्यूट, है ना, सोल्यूट अगर हमारे क्या है, डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो, डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो। ठीक है ना, इसमें इन सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट में, तो वहां पे राउल्ट्स लॉ डज नॉट अप्लाई, है ना। क्या होता है? अप्लाई नहीं होता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होता है? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। किसके लिए? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो फर्स्ट पॉइंट ये बना कि सोल्यूशन जो है वो शुड बी आइडियल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, राउल्ट्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट। और थर्ड पॉइंट हमारा है कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। न्यूमेरिकल, किसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बेटा? राउल्ट्स लॉ के पढ़ेंगे एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करने वाले। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम इथेनॉल एंड 23 ग्राम इथेनॉल at 300 Kelvin. Calculate the partial vapor pressure of the constituent and the total vapor pressure of the solution. और साथ में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 90 mmHg मेथेनॉल के लिए और 51 mmHg गिवन है किसके? एथेनॉल के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मेथेनॉल का वेट है, एथेनॉल का वेट है, यानी ये मेथेनॉल और एथेनॉल का हमें क्या मिला है? सोल्यूशन मिला है जब मिक्स किया गया। तो यहाँ पर जो वेट है वो क्या है? 32 ग्राम मेथेनॉल है, 23 ग्राम एथेनॉल है। ठीक है ना, और पार्शियल वेपर प्रेशर हमें बताना है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मेथेनॉल का भी और एथेनॉल का भी, और साथ में हमें टोटल प्रेशर भी सोल्यूशन का बताना है। और यहाँ पर वैल्यू गिवन है मेथेनॉल की PA0 की 90 mm और PB0 की 51 mmHg। तो बेटा यहाँ पर मेथेनॉल का जो वेट है वो कितना गिवन है? वो है हमारा 32 ग्राम। कितना है? 32 ग्राम गिवन है। और जो एथेनॉल का वेट है वो कितना गिवन है? 23 ग्राम गिवन है। ठीक है, प्रेशर कितना गिवन है मेथेनॉल? तो मेथेनॉल के प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं PA0 से, तो PA0 हमारा गिवन है 90 mmHg और एथेनॉल को कर लेते हैं हम PB0 और ये गिवन है हमारा 51 mmHg। ठीक है बेटा, तो ये हमें गिवन है। अब यहां पर क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि यहां पर मोल्स नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है? मोल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो अप्लाई होगा पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वो होगा PA इक्वल टू PA0 इंटू XA, और XA होता है मोल फ्रैक्शन जो कि फाइंड होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें? मोल्स फाइंड कर लेते हैं, है ना। किसके? तो पहले हम मेथेनॉल के मोल फाइंड करते हैं कि मेथेनॉल हमारा कितना है। फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये है 32 ग्राम। मोलर मास भी इसका 32 ग्राम होता है। ये कितनी वैल्यू आ गई? 1 मोल। एथेनॉल का मोल कैलकुलेट करते हैं, C2H5OH का मोल कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये हमारा 3 और मोलर मास इसका होता है 46। ये वैल्यू आई 1/2 यानी 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट किया तो फिर हम टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लें इसके कि टोटल मोल्स कितने होंगे। टोटल मोल्स हमारा क्या होगा? 1 + 0.5 इक्वल टू 1.5। तो हमने मोल्स भी फाइंड कर लिए दोनों के अलग अलग और टोटल मोल्स भी फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूला अप्लाई कर ले हम। फॉर्मूला मेथेनॉल के लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि मेथेनॉल का प्रेशर कितना होगा पार्शियल। ठीक है ना, तो PA इक्वल टू
पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 90 है। एक्स ए क्या होगा, मिथेनॉल का मोलर कितना है 1 है, तो 1 अपॉन टोटल मोल्स कितना है 1.5। पॉइंट रिमूव किया हमने, एक 0 इंक्रीज कर लिया, 15 से 90 कैंसिल हो जाएगा 6, और 6 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए कैलकुलेट करें, एथेनॉल के लिए, है ना। तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी नॉट इंटू एक्स ए, सॉरी एक्स बी, क्योंकि पीवी है ना एथेनॉल के लिए। तो ये कितना गिवन है 51 गिवन है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स एथेनॉल के कितने हैं 0.5, है ना, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 51 को 5 से, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 255। कितनी आएगी 255 अपॉन 15। अब इसको कैंसिल कर लें तो 15 × 15, और ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। ठीक है, इसका हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया कितना 17 आ गया। ठीक, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इसने तो पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट, है ना, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है पीटी, है ना, और ये पीटी इक्वल टू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 60 है, पीवी क्या कितना है 17 है, तो ये कितना आ गया 77 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास 342, नीड टू बी डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 30%। तो यहां पर व्हाट मास ऑफ सुक्रोज मींस हमें वेट बताना है किसका, सुक्रोज हमारा क्या होगा सोल्यूट, तो स्मॉल w हमें बेटा क्या करना है फाइंड करना है। डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में डिसॉल्व हो रहा है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो कैपिटल W कितना गिवन है 1000 ग्राम। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर, और इस तरह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जा रहा है कितना 30%। मींस जो हमारा पीए नॉट का वेपर प्रेशर रहा होगा वो 100 रहा होगा। ठीक है, जब भी सोल्यूशन बन गया तो प्रेशर कितना हो गया डिक्रीज हो गया 30%, तो 100 - 30 इक्वल टू 70 निकालना सीखे। फिर मोलर मास सॉल्वेंट का कितना होता है 18 ग्राम, और मोलर मास सोल्यूट का कितना होता है 342 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, अब इस डाटे से तो ये पता चल गया कि फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहां फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राउल्स लॉ में तो फॉर्मूला प्रूव हुआ था पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट। तो बेटा जब पीए नॉट और पीएस के बिटवीन प्रेशर का डिफरेंस 20 से ज्यादा होगा कभी भी, तो वहां पर हम फॉर्मूला चेंज करेंगे और नीचे जो है पीए नॉट की जगह पीएस को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, इक्वल टू W इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। तो पीए नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है, माइनस पीएस की वैल्यू 70 अपॉन 70। स्मॉल w कितना गिवन है क्वेश्चन में फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 342, एंड मोलर मास गिवन मास किसका सॉल्वेंट का कितना है 1000 ग्राम, है ना, तो ये हमने 1000 ग्राम कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस होकर के और ये 70 इक्वल टू W इंटू 18 अपॉन 342 इंटू 1000। अब इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्मॉल w को बाहर निकाल लो, तो ये क्या होगा 30 इंटू 342 इंटू 1000 अपॉन कितना 70 इंटू 18। ठीक है बेटा, अब इसको कैंसिल करें तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना, 3 4 जा 12 हो गया, कैंसिल हुआ। अब इसको 6 से करें हो जाएगा, 6 के टेबल में 114 आता है क्या, नहीं आता। 3 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 5 जा 10, 500 हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू बची 114 इंटू 500 अपॉन 7, ये तो वैल्यू बची। 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 और 44 है, नहीं कैंसिल होगा। तो 500 को अगर 114 से हम मल्टीप्लाई कर लें और फिर हम 7 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे वैल्यू जो आएगी वो होगी 8143 ग्राम।
और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये तो हो गई एक जनरल बात कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, इसको डिफाइन करते हैं। द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law for entire range of concentration is known as ideal solution. Ideal solution, ये तो हो गई डेफिनेशन बेटा। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी ए इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी टी इक्वल टू पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। तो बेटा आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने 2 लिक्विड लिए, एक लिक्विड लिया ए और एक लिक्विड लिया बी। अब एक जो ए लिक्विड लिया था उसका क्या हुआ, ए मॉलिक्यूल हमने ले लिया, और बी लिक्विड के लिए हमने क्या लिया, बी मॉलिक्यूल ले लिया। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ए लिक्विड एक लिया हमने मॉलिक्यूल, बी लिक्विड का एक मॉलिक्यूल लिया, और एक ए बी लिक्विड का मॉलिक्यूल हमें मिला। कैसे, जब ए और बी को हमने मिक्स किया। अब देखते हैं कि ए और ए के बिटवीन जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस है, बी और बी के बिटवीन जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल है ए और बी मॉलिक्यूल के बिटवीन मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस के। ठीक, तो ए और बी का जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस है वो किसके इक्वल हो गया, ए और बी के, मींस सिमिलर हो गया। इस कंडीशन में ये लिक्विड जब मिक्स हुए तो यहाँ पर ना तो कोई एंथैल्पी में चेंज आया और ना ही सॉल्यूशन के किसी वॉल्यूम में कुछ भी चेंज आएगा। तो जब एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो 0 होगी, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो भी 0 होगी। ये थे हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का जो सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन प्लस टोलुइन का जो सोल्यूशन है वो हमारा आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं सेकंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की, कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी इसकी कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो या डू नॉट ओवेज या डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पी ए नॉट इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए के इंटू एक्स ए, पी बी भी नॉट इक्वल हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स ए के, और पी टोटल जो होगा वो भी नॉट इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के। सो दे आर 2 टाइप्स। जब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जब 2 पार्ट में डिवाइड होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या होगा, डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ होगा। और डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो दे आर 2 टाइप्स, दे आर 2 टाइप्स।
मतलब डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो कंडीशन बन जाएंगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन विच ए बी मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो वीकर हो, किससे, ए एंड बी से। जैसे हमने ऊपर लिए थे, एक हमने ए का मॉलिक्यूल लिया, एक हमने बी का मॉलिक्यूल लिया, और इन दोनों से जो बना वो बना ए बी मॉलिक्यूल। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ए बी का मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स होगा, किसका, ए बी का मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स जो होगा वो लेस होगा, मीन्स वीक होगा। किसके कंपैरिजन में, ए और बी के। यानी कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स, ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स। ये कंडीशन है कब, पॉजिटिव डेविएशन की, कि जो हमने ए मॉलिक्यूल लिया, बी मॉलिक्यूल लिया, उससे क्या बना, ए बी मॉलिक्यूल बना, और उस ए बी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स जो है वीक है एज कंपेयर टू ए और बी मॉलिक्यूल से। तो ए जो है वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट, क्या लिख सकते हैं इसको, ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, और ये क्या होगा, सोल्यूट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग है सोल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से। ठीक है बेटा, तो जब ऐसी कंडीशन हुई कि ए बी का वीक हो गया ए और बी के कंपैरिजन में, तो पी ए की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली, ग्रेटर मिली, किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। पी बी की भी वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। और पी टोटल जो था वो भी ग्रेटर हो गया, किससे, पी ए प्लस पी बी से। और जब ये कंडीशन आई तो एंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच मिक्सिंग था, वो भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, किससे, 0 से। और डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी क्या हुआ, ग्रेटर हो गया 0 से। अब क्या हुआ कि यहां जो वेपर प्रेशर था, किसका, राउल्ट्स लॉ के टर्म में, वो क्या हुआ, ग्रेटर हो गया, किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। जो वेपर प्रेशर था वो इस कंडीशन में क्या हुआ, ग्रेटर हो गया बॉइलिंग पॉइंट से। किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। ये एक मेन पॉइंट है। और जब ऐसी सिचुएशन हुई तो डेल्टा एच मिक्स जो था वो हमें कैसा मिला, पॉजिटिव। और डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी हमें कैसा मिला, पॉजिटिव मिला बेटा। तो ये हमारा था क्या, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब सेकंड कंडीशन इसकी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें क्या होगा, यहां पे जो ए बी का सॉल्यूशन होगा, ए बी मॉलिक्यूल का, उसका मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, किसके कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में। ठीक, यहाँ क्या होगा कि ए और बी के कंपैरिजन में ए बी का जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स ऐसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका क्या होगा, वीक होगा। ये भी क्या होगा, वीक होगा। और जब ये वीक होगा उस कंडीशन में पी ए लेस हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से।
पी बी भी क्या होगा, लेस हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्सए से, तो पी टोटल भी लेस हो जाएगा पी ए प्लस पी बी से। और जब पी ए और पी बी लेस हो जाएंगे देन डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा हमारा वो लेस देन हो जाएगा 0 से। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो भी लेस हो जाएगी 0 से। और यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस होगा बॉइलिंग पॉइंट से। ये रीजन है कि डेल्टा एच और डेल्टा वी 0 से लेस हुए हैं, तो उसका रीजन है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कंपैरिजन देखा कि यहाँ पर वेपर प्रेशर लेस हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट से। डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर लेस हुआ तो निगेटिव हो गया, और डेल्टा वी कैसा हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ये तो था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेविएशन एग्जाम्पल और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। बेंजीन प्लस एसीटोन का जो सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। CCl4 और बेंजीन का जो सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। CCl4 और क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का जो सोल्यूशन होगा वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिक्सचर या सोल्यूशन। H2O प्लस HCl का सोल्यूशन। एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन C5H5N इसका फॉर्मूला होता है, क्या है, पायरिडीन, शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं। और H2O प्लस NaCl का सोल्यूशन। ठीक है बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टी जो ओनली डिपेंड करें क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस which depend only quantity of solute are called colligative property। और ये होती हैं 4 टाइप की। फर्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड फोर्थ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब एलिवेशन का मीनिंग क्या होगा? सपोज करो कि एक हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। कैसा है? प्योर सॉल्वेंट, और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करें कि उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दें। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करेंगे हमें क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। और उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा? एक्सेस होगा। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा। अब इसका ग्राफ हम समझते हैं कि कैसे। तो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर पे हमने ग्राफ बनाया, और यहां पर ये 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है। पहले हमने सॉल्वेंट लिया प्योर, उसमें उसका टेम्परेचर जो था वो था TB नॉट। और जैसे ही इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, क्या मिल गया? सोल्यूशन। और सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, जिसे हमने कहा TB। तो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था उससे सोल्यूशन के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला। उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे डेल्टा TB। क्या बोलेंगे? डेल्टा TB, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों डेल्टा TB इक्वल टू क्या हुआ? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक्सेस है। किससे? सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें
तो कितना एलिवेशन हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। तो ये डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ये हो गया। यहां से हम कितना एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। तो फिर क्या होगा कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहां पर हम कांस्टेंट यूज करेंगे के बी। अब के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इनटू किसके, मोलैलिटी के। अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, के बी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास एब्सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये बेटा हमारा क्या था, फॉर्मूला किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इट्स लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इट्स सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमने क्या लिया, सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में हमने क्या मिक्स किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने मिक्स कर दिया। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले क्या था, ज्यादा था, क्योंकि उसे फ्रीज होने में ज्यादा टाइम लगता। जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया तो सोल्यूशन जब बना तो उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो गया। अभी क्लियर हो गया, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ जो हमने लिया वो टेम्परेचर वर्सेस क्या लिया, वेपर प्रेशर। अब यहां पर सॉल्वेंट जो था उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है ना। और जैसे ही इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लेस हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये सोल्यूशन बन गया सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया किससे, टी एफ नॉट से, और सोल्यूशन का किससे किया, टी एफ से। यानी कि अगर हम टी एफ नॉट से टी एफ को माइनस कर दें तो हमें डेल्टा टी एफ पता चल जाएगा कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है बेटा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर के एफ लगा, और के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया के एफ इंटू मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है तो इसे हम ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया के एफ इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया ये। जब प्योर वाटर के टर्म की बात करें तो इन केस ऑफ प्योर वाटर, इन केस ऑफ प्योर वाटर, उस टर्म में जो केएफ की वैल्यू होती है वो होती है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, और जो केबी की वैल्यू होती है वो होती है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। दैट मीन्स केएफ की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे, केबी से। और हम केएफ एंड केबी की यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होगी, डिग्री सेल्सियस पर मोलर। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, क्या किसकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल।
कैसे होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल? सपोज इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? उससे पहले हम ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर को करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस कंटेनर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और लेफ्ट साइड में हमने हाई कंसंट्रेशन का, कैसा हाई कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट फिल किया। ठीक है, ये और राइट साइड में हमने क्या किया, लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट फिल किया। कैसा? लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट फिल किया। अब क्या होगा, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट लिया है उसके पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे। इतना समझ में आया? अब इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। कब? जब सॉल्वेंट क्या हो, फ्लो हो। कहां से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो प्रोसेस जो है उसे हम नेचुरली ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्लियर हो गया? अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। तो यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो जब इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे तो बाहर से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। किधर? लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट की तरफ से। और उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जितने में हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टॉप कर दें। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो स्टॉप कर दे रहा है। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अप्लाइड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अप्लाइड प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? वो अप्लाइड प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे। ओके बेटा, समझ में आ गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, अब हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? अगर नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगेगा। क्या होगा? अगर नॉर्मल प्रेशर ज्यादा है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगेगा। उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर। अब इसका फॉर्मूला पाई वी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने प्रेशर के टर्म में ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई कर दिया। तो पाई इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन वी आर डी। सिंस एन अपॉन वी इक्वल टू होता है सी, तो पाई इक्वल टू क्या हुआ, सी आर डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके बच्चों, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है हमारी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन था जिसकी वैल्यू क्या होती थी, एक्स बी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये क्या होगा, डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला जो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का होता है। आर करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एल वी पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ऐसे भी इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड
एस्कॉर्बिक एसिड को बच्चों हम कहते हैं विटामिन सी और इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। ठीक है। टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कि इस क्वेश्चन में डाटा कौन कौन से गिवन है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट का मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, तो स्मॉल डब्ल्यू में क्या करना है, फाइंड करना है। टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड, तो 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिजॉल्व हो रहा है, मींस ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 75 ग्राम हो गई। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लोअर हो चुका है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो क्वेश्चन में गिवन है। और इस क्वेश्चन के लिए केएफ की वैल्यू गिवन है 3.9 kg पर मोल। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। ठीक है। डेल्टा टीएफ कितना है, 1.5 है, वैल्यू पुट कर ली इस फॉर्मूले में। उसके बाद केएफ हमारा कितना है, 3.9 है। स्मॉल डब्ल्यू हमें फाइंड करना है 1000 अपॉन मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का कितना होता है बेटा, 176 होता है। ठीक है, 176 होता है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 75। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करें, है ना, तो क्या करें, डब्ल्यू को पहले हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000, ये वैल्यू हमारी बनेगी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट रिमूव हो गया। ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, और ये 5 2 10, 200 हो गया। अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20, ये कैंसिल हो गया। अभी और कैंसिल हो सकता है ना, कितने से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करो, 5 3 15 और 5 8 40, है ना, 5 3 15 हो गया और यहाँ 40 है, तो 5 8 40 हो गया, 8 आ गया। ठीक है, अभी 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, ये हो गया 13। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू क्या बची, 176 इंटू 3 अपॉन 13 इंटू 8। अभी 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, अभी 2 2 4 और ये 44, 2 1 2 और ये 22। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 66। कितनी है बेटा, 66 अपॉन 13। अब 13 से हमें 66 को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो 13 5 चांस हो जाएगा, तो 5 फिर पॉइंट, है ना, 0 फिर 7 टाइम चला जाएगा। ये इसका बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर बॉयल्स एट 373.128 केल्विन। मींस एक्वा सोल्यूशन है किसका, शुगर का, जिसे हम बॉयल कर रहे हैं 373.128 केल्विन पे। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ऑफ दिस सोल्यूशन। KF and KB for water are 1.86 Kelvin per mole and 0.512 Kelvin per mole respectively। तो बेटा यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन दिया है और उसको बॉयल करते हैं जिसका टेम्परेचर 373.128 है, यानी कि इसमें वाटर भी मिक्स है। तो वाटर कितना होता है टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 373। तो यहां से हम पहले क्या करें, डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर लें। क्या कैलकुलेट कर लें, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है, टीवी किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन का कितना है टेम्परेचर, 373.128 केल्विन, माइनस वाटर के लिए टीवी नॉट हो जाएगा, वाटर का कितना होगा 373, वैल्यू कितनी आएगी 0.128 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टीवी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर क्या गिवन है, केबी गिवन है ना। पहले एक एक करके फाइंड करते हैं, केबी पहले फाइंड कर ले, यहाँ रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो केबी हमारी कितनी है 0.512। ओके बेटा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, है ना।
ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी। डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 0.128, के बी की कितनी वैल्यू है 0.512, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया। अब ये तो बहुत इजी है, आराम से कैंसिल हो जाएगा, 128 वन जा और 128 फोर जा, वैल्यू कितनी आई 1/4, और 1/4 को हम लिख सकते हैं कितना 0.25। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली, है ना। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करना था हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यही तो करना था कैलकुलेट। तो उसके लिए हमें यहाँ के एफ की भी वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी है, के एफ की। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहां से हमने मोलैलिटी फाइंड कर रखी है, उस वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे। तो इक्वल टू क्या होगा, के एफ हमारा है 1.86, क्वेश्चन में गिवन है 1.86, इंटू मोलैलिटी हमारी कितनी आई है 0.25। इसको अगर हम फाइंड कर लें तो डेल्टा टी एफ हमारा आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 8 और 1 2, ये आएगा 5, फिर ये 6, फिर ये 4 और ये 0.465, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा टी एफ आ गया। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा था, एक्वस था। फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब ये जो टी एफ नॉट है ये किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है, और टी एफ किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है ना। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे वहां पर हमने इसको फाइंड किया था, ठीक है। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि हमने सेपरेट बना रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सॉल्वेंट में कौन होता है, वाटर, और वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया 0 माइनस सोल्यूशन का कितना आया, हाँ डेल्टा टी एफ आया है, सोल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ 0.465 और ये टी एफ। तो टी एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 माइनस 0.465। तो टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.465 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टा टीबी फाइंड कर लिया, ठीक है, ये भी हमें गिवन था। तो डेल्टा टीबी और केबी की हेल्प से हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। जब हमें मोलैलिटी मिल गई तो अगेन हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी अप्लाई कर दिया, क्योंकि के एफ क्वेश्चन में गिवन है और मोलैलिटी हमने फाइंड कर ली। तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा टी एफ मिल गया। और जब डेल्टा टी एफ मिल गया तो इसने ये कहा कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप बताइए। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एक सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जिसमें टी एफ नॉट सॉल्वेंट है, टी एफ क्या है सोल्यूशन है, और डेल्टा टी एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट हमने यहाँ कितना कैलकुलेट किया था 0.465, ठीक है। टी एफ नॉट वाटर के लिए कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस टी एफ हो गया। तो टी एफ इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 0.465, तो टी एफ इक्वल टू माइनस 0.465। क्लियर हो गया। हाफ फैक्टर जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि वांट हाफ फैक्टर होता क्या है, डिफाइन करते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दें तो वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड हो जाती है, या फिर थ्योरेटिकल मोलर मास को हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आई की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड होती है और कैसे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल NaCl ब्रेक होगा तो Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक होगा, Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक होगा। सपोज करो बेटा कि टाइम जब 0 था तो NaCl की वैल्यू कितनी थी 1। उस समय Na आयन और Cl आयन की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। टी टाइम के बाद ऑब्जर्व्ड हुआ हमें कि Na आयन की वैल्यू 1 है
और Cl आयन की वैल्यू भी 1 है, उस कंडीशन में NaCl की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। सो बेटा फाइंड करना सीखे, ये कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड। और ये वैल्यू कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों हम कैलकुलेशन करेंगे वांट हाफ फैक्टर आई का। तो वांट हाफ फैक्टर आई का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का और एसोसिएशन होता है। तो दो केस बन गए। डिसोसिएशन हो रहा हो उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना, और सेकंड केस जब एसोसिएशन हो रहा हो उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो पहला जो केस वो किसका है, डिसोसिएशन का। किसका है, डिसोसिएशन का। जब डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन होता है, हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट कौन से हैं, ए बी टाइप के। कैसे हैं, ए बी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ए बी टाइप इलेक्ट्रो का मीन्स लाइक NaCl, CuSO4, AgNO3, Ki एक्सेट्रा। कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लिया NaCl का। NaCl जब डिसोसिएट होता है बेटा तो क्या गिवन करता है, Na आयन गिवन करता है और Cl आयन गिवन करता है। बिफोर डिसोसिएशन NaCl की वैल्यू कितनी, 1, और Na आयन और Cl आयन की वैल्यू 0। आफ्टर डिसोसिएशन Na आयन की वैल्यू अल्फा मिली, Cl आयन की वैल्यू भी अल्फा मिली, तो NaCl की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने आएंगे बच्चों, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू कितना बचा, 1 प्लस अल्फा। तो ए बी टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो भी डिसोसिएट करेंगे उनके लिए I की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस अल्फा होगी। अब सेकंड जो टाइप है वो है AB2 टाइप। कैसा टाइप है, AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए लाइक एग्जांपल CaCl2, Na2SO4, MgBr2 एक्सेट्रा। ये कैसे हैं, AB2 टाइप है या A2B टाइप है। अब इनका डिसोसिएशन भी ऐसा ही होगा। कोई भी एक एग्जांपल हम ले लें। सपोज हमने लिया CaCl2 और इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमें कैल्शियम आयन मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, 2Cl आयन। ठीक है बच्चों। तो स्टार्टिंग में जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी, 1, और इसकी वैल्यू कितनी, 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, ये अल्फा मिला और ये 2Cl जो होगा वो क्या होगा बेटा, 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। क्या होगा, 2 अल्फा हो जाएगा। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन I की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, I की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 प्लस 2 अल्फा। तो AB2 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जब वो डिसोसिएट होते हैं तो I की वैल्यू आती है 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसका सेकंड केस, तो सेकंड केस क्या था, एसोसिएशन था। क्या था बच्चों, एसोसिएशन था। एसोसिएशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास क्या है, CH3 COOH के हमने 2 मोल्स लिए और इसका हमने क्या किया, एसोसिएशन कर दिया। तो हमें क्या फाइंड होगा, CH3 COOH का होल ट्वाइस एसोसिएशन होता है बेटा, इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब जब एसोसिएशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में
क्या होगा कि जब ये बिफोर एसोसिएशन कितना था, 1 था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। बट जब एसोसिएशन हो गया तो ये क्या मिला हमें, α/2। क्या मिला, α/2। और ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा हो गया। तो टोटल मोल्स इसके एसोसिएशन के, है ना, वो भी आफ्टर एसोसिएशन, आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू आएगा 1 माइनस α/2। तो एसोसिएशन के केस में एक कंडीशन ये हो गई, जब वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस α/2 आएगी। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या कंडीशन है इसकी कंडीशन है कि व्हेन ऐसा इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो लाइक 3A और A का होल थ्राइस इसमें एसोसिएट हो रहा। तो बच्चों आप लोग अब तो फाइंड कर सकते हो कि I की वैल्यू क्या आएगी। तो I की वैल्यू आएगी बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस α/3। इसके लिए 1/2 फैक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, सपोज ऐसा कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, इसके लिए I की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 अल्फा। तो बच्चों ये तो था एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिनसे हम 1/2 फैक्टर I की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक नोट लगाओ कि जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा होता है उस कंडीशन में I जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 1 से, और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी डिक्रीज होता है ना। और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू लेस देन 1 होती है और उस कंडीशन में जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती हैं, वो भी डिक्रीज हो जाती हैं। बट मोलर मास जो होता है वो बच्चों एसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, 1/2 फैक्टर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the degree of dissociation of calcium nitrate in a dilute solution contains 7 gram of the salt per 100 gram of water is 70%. If the vapor pressure of water at 100 degrees Celsius is 760 mm, calculate the vapor pressure of solution. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें गिवन डाटा जो है उसे फाइंड करो कि क्या गिवन है। तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मींस पीएस हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का, तो ये कैसा हुआ, AB2 टाइप हुआ। तो अभी हमने जस्ट किया था कि AB2 टाइप के लिए जो I की वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 2 अल्फा। बट क्वेश्चन में चेंज ये है कि 7 ग्राम ऑफ द साल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 70%। ये क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। तो जब अल्फा गिवन है तो यहां पर हम क्या करें, 70% का मीन होता है 70/100 इक्वल टू कितना, 0.7। तो 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.7 और ये आ जाएगा हमारा कितना 2.4 आ जाएगा बच्चों। तो I की वैल्यू कितनी आएगी 2.4। तो PS हमें फाइंड करना था, I की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 ग्राम ऑफ द साल्ट मीन स्मॉल W की वैल्यू गिवन है कितनी 7 ग्राम, कैपिटल W कितना गिवन है 100 ग्राम, है ना। और द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm। तो P नॉट कितना है 760 mm है। मोलर मास किसका यूज करने वाले हैं हम, कैल्शियम नाइट्रेट का। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी गिवन है, ये कितनी होती है 164। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी बच्चों। तो I फाइंड हो गया, स्मॉल w पता चल गया, कैपिटल W, P नॉट, स्मॉल m, कैपिटल M। ठीक है बेटा, ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू I इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर लो और PS की वैल्यू जो है वो
फाइंड हो जाएगी। अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको तुम लोग खुद से कैलकुलेट करो और इसका आंसर आएगा 745.98। जब इसका आंसर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? द लिक्विड मिक्सचर विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कैन बी डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। दैट मीन्स ऐसे लिक्विड मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं जिसका डेफिनेट कंपोजिशन हो, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट हो, और जब हम उसका डिस्टिलेशन करें तो विदाउट कंपोजिशन में चेंज हुए वो हमें मिले। क्लियर हो गया बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में एथेनॉल C2H5OH 95% एंड वाटर कितना? 5%। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब बेटा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उनमें 2 टाइप का डेविएशन होता है। मीन ये 2 टाइप का डेविएशन शो करते हैं। तो फर्स्ट डेविएशन जो होता है व्हेन सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। जब ऐसे मिक्सचर का सॉल्यूशन हो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे तो उसका जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का होता है। कैसा होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कंडीशन थी बेटा फर्स्ट की? कि वो क्या होंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने किसको लिया? C2H5OH एंड H2O के मिक्सचर को। अब बेटा कंडीशन ये आती है कि इनका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों होता है? इसका जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो बेटा जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं दोनों तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल का 351.3 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। इसलिए जो पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन होते हैं उनका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। अब हम बात करें सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या होगा बेटा? कि व्हेन सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। जब सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा हो उस कंडीशन में जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो HCl एंड H2O का मिक्सचर, HCl एंड H2O का मिक्सचर। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब HCl प्योर फॉर्म में हो और वाटर भी क्या हो? प्योर फॉर्म में, उस कंडीशन में HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन होता है और वाटर का होता है 373 केल्विन। जब दोनों मिलकर के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं तो उस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन मिलता है। तो नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये क्लियर हो गया है ना? अब हम क्या करते हैं? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बेटा है वो ये है कि एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है और हायर है, लोअर है या हायर है देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट। ठीक है? मीन्स एक पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है कि लोअर होगा या हायर होगा उसी के प्योर कंपोनेंट से। ठीक है बेटा? तो आंसर आप इजिली फाइंड कर सकते हो। पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो यहां पर पॉजिटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लोअर होगा। कैसा होगा? लोअर होगा। किससे? उसी के कंपोनेंट से। तो यहाँ आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा हमारा? लोअर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा और आप उसे इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन की बात हम करें। वाटर प्लस इथेनॉल का एक मिक्सचर है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है किससे?
वाटर एंड एथेनॉल के इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल। अब बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं पूरा, यहां पे मैंने नोट नहीं किया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाटर एंड एथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इंडिविजुअली। तो मिक्सचर क्या शो करेगा, मिक्सचर शो क्या करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसने ये कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वाटर एंड एथेनॉल का लेस है, वाटर एंड एथेनॉल का लेस है देन दैट ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इंडिविजुअली। मीन्स ये फर्स्ट वाला जो पार्ट था हमारा एथेनॉल एंड वाटर, वो क्या होता है, लेस होता है, किससे, इंडिविजुअली से। तो मिक्सचर जो शो करेगा वो क्या शो करेगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं एंड अदर एग्जाम में भी आते हैं, तो आप लोग इजिली फाइंड कर सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन और इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।